प्यारे बच्चों, क्लास 12th इतिहास विषय का 7/7/2025 को आपका मंथली टेस्ट होने वाला है। जेसीईआरटी द्वारा मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया था, उसी से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। इस बार आपका अध्याय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं। इस चैप्टर को आप लोग बढ़िया से कर लीजिए, इसी से मंथली टेस्ट के प्रश्न आएंगे। चैनल पर यदि पहली बार हैं और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव से, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई है? तो कुल शब्द का प्रयोग जो है वो परिवार के लिए की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की है? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक। महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार। दुर्योधन की मां कौन थी? गांधारी। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? तो रजम्मा। मृच्छकटिकम के लेखक का नाम लिखे तो क्षुद्रक। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। ये जो प्रश्न उत्तर हम आपको बता रहे हैं वो जेसीईआरटी द्वारा ही दिया गया है। तो अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, महाकाव्य से आप क्या समझते हैं? तो एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियों का विशद वर्णन हो, जैसे महाभारत। गोत्र को परिभाषित करें तो गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। स्त्री धन से आप क्या समझते हैं? तो विवाह के समय स्त्री को प्राप्त उपहार स्वरूप धन को स्त्री धन कहा जाता है। मतलब जो दहेज मिलता है वही स्त्री धन कहलाता है। यह दहेज से भिन्न है क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है। स्त्री धन पर संपूर्ण रूप से स्त्री का अधिकार होता है। अगला है, मनुस्मृति का 2 महत्व लिखिए। तो पहला है, यह तत्कालीन समाज के नियमों तथा रीतियों का वर्णन देता है, और दूसरा है, इसका प्रभाव आज भी समाज में दिखलाई देता है। कुल तथा जाति का क्या अर्थ है? तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति शब्द का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। अंतर विवाह से आप क्या तात्पर्य है? तो अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सुधार लीजिएगा, बसने वालों का हो सकता है। नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। तो भरत मुनि। महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में एक का उल्लेख कीजिए। तो महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरणों में से एक द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह है। यह बहुपतित्व मतलब कई पतियों वाली महिला की प्रथा का एक उदाहरण है जो महाकाव्य का एक केंद्रीय विषय है। अगला है, धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसायों का उल्लेख कीजिए। तो धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसाय इस प्रकार थे। पहला, वेद पढ़ना और पढ़ाना। दूसरा है यज्ञ करना और उपहार प्राप्त करना। 10वां क्वेश्चन है, पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो महाभारत को। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। तो पितृवंशिकता का आशय वंश परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र इत्यादि से चलती है। विशिष्ट परिवारों में वस्तुतः शासक एवं संपन्न परिवार शामिल थे। ऐसे परिवारों की पितृवंशिकता निम्नलिखित 2 कारणों से महत्वपूर्ण रही होगी। पहला कारण है वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु। तो धर्म सूत्रों की माने तो वंश
को पुत्र ही आगे बढ़ाते हैं, अतः सभी परिवारों की कामना पुत्र प्राप्ति की थी। यह तथ्य ऋग्वेद के मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय इंद्र से उसके लिए पुत्र की कामना करता है। दूसरा है उत्तराधिकार संबंधी विवाद से बचने हेतु। तो विशिष्ट परिवारों के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बाद उत्तराधिकार को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा हो। राज परिवारों में तो उत्तराधिकार के स्वरूप में राजगद्दी भी शामिल थी, अतः पुत्र न होने पर अनावश्यक विवाद होता था। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज की रक्षा का दायित्व और शासक बनने का अधिकार क्षत्रियों के पास था, परंतु हम देखते हैं कि आरंभिक राज्यों में सभी शासक क्षत्रिय वंश से नहीं थे। बहुत से गैर क्षत्रिय शासक वंशों का भी पता चलता है। उदाहरण के लिए हेनसांग के समय उज्जैन व महेश्वरपुर के शासक ब्राह्मण थे। चंद्रगुप्त मौर्य को भी ब्राह्मण ग्रंथों अर्थात पुराणों में शूद्र बताया गया है, जबकि बौद्ध ग्रंथ उसे क्षत्रिय मानते थे। मौर्यों के बाद शुंग व कन्नौ ब्राह्मण शासक थे। गुप्त वंश के शासक तथा हर्षवर्धन भी संभवतः वैसे थे। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल से बाहर से आने वाले बहुत से आक्रमणकारी शासक जैसे शक, कुषाण इत्यादि भी क्षत्रिय नहीं थे। दक्कन भारत के सातवाहन शासक भी स्वयं को ब्राह्मण कहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि आरंभिक राज्यों में अधिकांशतः शासक क्षत्रिय होते थे, परंतु सभी शासक क्षत्रिय नहीं होते थे। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के संबंध में बंधुता के रिश्तों में किस प्रकार परिवर्तन आया? तो महाभारत वास्तव में ही एक बदलते रिश्तों की एक कहानी है। यह चचेरे भाइयों के दो दलों कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का वर्णन करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका कुरु जनपद पर शासन था। उनके संघर्ष ने अंततः एक युद्ध का रूप ले लिया, जिसमें पांडव विजय हुए। उसके बाद पितृवंशिका उत्तराधिकार की उद्घोषणा की गई। भले ही पितृवंशिकता की परंपरा प्रचलित थी, परंतु महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे, अतः ऐसा कहा जा सकता है कि महाभारत में बंधुता के रिश्तों को परिवर्तित किया। अगला है, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो महाभारत भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है। यह एक बहुआयामी ग्रंथ है। इसमें समाज के सभी अंग जैसे राजनीति, धर्म, दर्शन तथा आदर्श की झलक मिलती है। इसमें युद्ध व शांति, सद्गुण व दुर्गुण की व्याख्या की गई है। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। रूपक कथाएं संभवतः काल्पनिक है। निश्चित रूप से सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। इस प्रकार महाभारत की महत्ता को समझा जा सकता है। अगला है, मनुस्मृति में वर्णित चंडालों का वर्णन कीजिए। तो चंडालों के बारे में मुख्य रूप से वर्णन मनुस्मृति में किया जाता है। चंडाल जो होते हैं, जो मुर्दा को जलाते हैं शमशान घाट में, उनको चंडाल कहा जाता है। तो इनका है आपका वर्णन किया गया है कि पहला है, इसके अनुसार चंडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। उन्हें रात में गांव में आने जाने की आज्ञा नहीं थी। दूसरा है, वह लोगों के फेंके हुए बर्तनों और चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। तीसरा है, मृत शवों से उतार कर कपड़े पहना करते थे। सभी शवों का अंतिम संस्कार उन्हीं के द्वारा किया जाता था। समाज के द्वारा उन्हें अप्रेष्य माना जाता था, मतलब छुआछूत माना जाता था। चंडालों को निंदनीय नज़रों से देखा जाता था। और लास्ट है, उन्हें देख लेना भी पाप समझा जाता था। छठा है, महाभारत काल की जाति व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो महाभारत कालीन जाति का व्यवस्था का निर्धारण व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कार्य के अनुसार होता था। समय के साथ साथ इन जातियों की संख्या बढ़ती गई और इनका निर्धारण भी जन्म के अनुसार किया जाने लगा, जैसे कि शिकारी, निषाद, जंगल में रहने वाले लोग, कुम्हार, सुवर्णकार। ऐसे लोग जो उस समय संस्कृत नहीं बोल पाते थे, उन्हें मलयेच कहा जाता था एवं हीन दृष्टि से देखा जाता था। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? तो आंसर है, महाभारत के रचनाकार के विषय में भी इतिहासकार एकमत नहीं है। जनश्रुतियों के अनुसार महर्षि व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश जी से लिखवाया था, परंतु आधुनिक विद्वानों का विचार है कि इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं हुई है।
वर्तमान में इस ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक है, लेकिन शुरू में इसमें मात्र 8800 श्लोक ही थे। दीर्घ काल में रचे गए इन श्लोकों का रचयिता कोई एक लेखक नहीं हो सकता है। विजयों का बखान करने वाली यह कथा परंपरा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रही है। इतिहासकारों का अनुमान है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस कथा परंपरा को ब्राह्मण लेखकों ने अपनाकर इसे और विस्तार दिया, साथ ही इसे लिखित रूप भी दिया। यही वह समय था जब उत्तर भारत में क्षत्रिय राज्यों और राजतंत्रों का उदय हो रहा था। कुरु और पंचाल, जो महाभारत कथा के केंद्र बिंदु हैं, भी छोटे सरदारी राज्यों से बड़े राजतंत्रों के रूप में उभर रहे थे। संभवतः इन्हीं नई परिस्थितियों में महाभारत की कथा में कुछ नए अंश शामिल हुए। यह भी संभव है कि नए राजा अपने इतिहास को नियमित रूप से लिखवाना चाहते हो, अतः ऐसा मानना है कि महाभारत एक ही रचयिता था संभव प्रतीत नहीं होता है। दूसरा है, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, कारण उत्तर सहित दीजिए। तो आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों में अनेक विषमताएं थे। हालांकि स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, विशेषकर पुत्रों को जन्म देने वाली माता के प्रति परिजन अधिक से अधिक स्नेह अभिव्यक्त करते थे। जिसकी कोख से अधिक सुंदर, सुशील, वीर, सद्गुण संपन्न, विद्वान पुत्र पैदा होते थे। समाज में उस स्त्री को निसंदेह अधिक सम्मान से देखा जाता था। समाज में पितृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था। पितृवंशिकता को ही सभी वर्गों और जातियों में अपनाया जाता था। कुछ विद्वानों और इतिहासकार सतवाहनों को इसका अपवाद मानते थे। उनके अनुसार सतवाहनों में मातृवंशिकता थी, क्योंकि इनके राजाओं के नाम के साथ माता के नाम जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए अभिलेखों से सतवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी उपनिषद भी समाज में स्त्री पुरुषों के अच्छे संबंधों के प्रमाण देते हैं। समाज में विवाहिता स्त्रियां अपने पति को सम्मान देती है और प्रायः उनके गोत्र के साथ जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं करती थी। कुछ इसी प्रकार का महाभारत में उल्लेख मिलता है। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध असंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा, अपने शुभचिंतकों का सम्मान करोगे। जो पुरुष अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह पुरुष ही राज्य की देखभाल कर सकता है। लालच और क्रोध एक बुरी बला है, किंतु दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, फलता उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आरंभिक समाज में लैंगिक असमानता प्रचलित थी। अगला है, महाभारत ग्रंथ की गतिशीलता की व्याख्या कीजिए। तो निम्नलिखित बिंदु साबित करते हैं कि महाभारत गतिशील है। तो पहला है, महाभारत का विकास संस्कृत संस्करण के साथ नहीं रुका। सदियों से महाकाव्य के संस्करण लोगों, समुदायों और ग्रंथों को लिखने वालों के बीच विवाद की एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न भाषाओं लिखे गए थे। दूसरा है, कई कहानियाँ जो विशिष्ट क्षेत्रों से उत्पन्न हुई या कुछ लोगों के बीच प्रचलित हुई, उन्हें महाकाव्य में अपना रास्ता मिल गया। महाकाव्य की केंद्रीय कहानी अक्सर अलग अलग तरीकों से दोहराई जाती थी और एपिसोड को मूर्तिकला और पेंटिंग में चित्रित किया गया था। उन्होंने प्रदर्शन कलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे नाटक, नृत्य और अन्य प्रकार के आख्यानों को भी प्रदर्शित किया। अगला क्वेश्चन है, महाभारत कालीन समाज में प्रचलित विवाह के प्रकार की चर्चा करें। तो गोत्र के आधार पर विवाह के प्रकार निम्नलिखित है। पहला है बहिर्विवाह। एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह करने की पद्धति को बहिर्विवाह कहा जाता था। फिर अंतर्विवाह, एक समान गोत्र, कुल या जाति के लोगों से विवाह की स्थिति को अंतर्विवाह कहा जाता था। बहुपति प्रथा, तो यह वह स्थिति थी जिसमें एक स्त्री के अनेकों पति होते थे। बहुपत्नी विवाह, इस विवाह के अंदर एक ही पुरुष की अनेक पत्नियां हुआ करती थी। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। पहला ब्राह्मण विवाह, दूसरा है देव विवाह। डिटेल आप देख लीजिएगा बच्चों, अब बहुत वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी भगाते हैं। फिर है आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह,
गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो इन विवाहों से पहले 4 विवाहों को सही माना जाता था, जबकि बाकी के 4 विवाहों को गलत माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितने महत्वपूर्ण रही होगी? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आप उत्तर देख सकते हैं, थोड़ा आंसर लंबा है। ये JCRT द्वारा ही आंसर दिया गया है, मैंने इसे अपने से नहीं बनाया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइपिंग में अगर मिस्टेक है तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। इसका डिटेल आपको और डिटेल में यदि आपको देखना है तो क्रोम ब्राउज़र में जाकर आपको DRGP स्मॉल लेटर में लिखना है। लिख देते हैं हम यहाँ पर DRGP82 एक साथ लिख कर इसको सर्च कीजिएगा। आपको वहाँ दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा, उसको जब आप क्लिक कीजिएगा और उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको 12th मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन पर चले जाना है। वहाँ आपको सारे नोट्स ये PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। छठा क्वेश्चन, उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुकरण नहीं होता था। तो इसका भी आप आंसर देख सकते हैं। ये सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए थोड़ा लंबा लंबा है। सात नंबर क्वेश्चन है, महाभारत की प्रासंगिकता को विस्तार पूर्वक लिखे। तो इसका भी आप आंसर देख लीजिए, थोड़ा लंबा ही है ये भी। 7 तारीख को इतिहास विषय का आपका मंथली टेस्ट होने वाला है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो JCRT के क्वेश्चन बैंक में दिया गया था, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। परीक्षा उपयोगी है, मेन परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है मंथली टेस्ट में आए, लेकिन मेन परीक्षा में भी आ सकते हैं, इसलिए इसे आपको नोट कर सकते हैं। ये चूँकि ऑफिशियल ही जारी किया गया है। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, मित्रों को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय